बालाघाट में 5 जून को उजागर हुआ चावल घोटाला महज चोरी का मामला नहीं रह गया है, बल्कि सरकार की दोषपूर्ण नीति और भ्रष्ट सिस्टम का कच्चा चिट्ठा है, जिसमें ऊपर से लेकर नीचे तक सब मिले हुए हैं। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, एथेनॉल प्लांट और राइस मिलर्स के बीच चल रहे इस 12 करोड़ से अधिक के नेक्सस ने कस्टम मिलिंग की आड़ में सरकार को ही करोड़ों का चूना लगा दिया। एसआईटी की जांच चल रही है, ट्रक जब्त हो रहे हैं और कुछ गिरफ्तारियां भी हुई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस खेल के असली मगरमच्छ और वो अधिकारी जांच से बाहर क्यों है। देखिए बीजीटी मीडिया की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। बालाघाट से भी है, सिवनी से भी हैं कुछ लोग जिनके स्टेटमेंट्स चल रहे हैं। तो जब उनके स्टेटमेंट्स का वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा तभी हम किसी एक निष्कर्ष पे पहुंच पाएंगे कि इनकी किस प्रकार की संलिप्तता थी या नहीं थी। इस पूरे खेल की शुरुआत 5 जून को हुई, जब पुलिस ने छिंदवाड़ा के एवीजे एथेनॉल प्लांट को जारी हुए सरकारी चावल को बालाघाट की संचेती राइस मिल में पकड़ लिया। जांच शुरू हुई तो परतें खुलने लगी। पुलिस ने शुरुआती दौर में संचालक सौरभ संचेती, एवीजे के प्रतिनिधि राहुल प्रताप, सुपरवाइजर राकेश श्रीवास्तव, ट्रांसपोर्टर उबैद खान और ट्रक चालक सहित कई लोगों पर एफआईआर दर्ज की। एसआईटी ने अब तक 20 ट्रक जब्त कर 13 लोगों को नामजद आरोपी बनाया है। इनमें से कुछ आरोपी गिरफ्तार भी किए जा चुके हैं। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि घोटाले के तार सीधे तौर पर बड़े खिलाड़ियों यानी कि एवीजे एग्रीको के नोएडा स्थित संचालक और फरीदकोट के नंद गोपाल इंडस्ट्रीज के मालिक सोनू जैन से जुड़ने के बावजूद पुलिस को इन पर केस दर्ज करने में लंबा वक्त लग गया। इतना ही नहीं, जांच के दायरे में कुल 8 राइस मिलें, 2 सिवनी और 6 बालाघाट की आई है। लेकिन एसआईटी ने अब तक 6 मिलों के नाम सार्वजनिक ही नहीं किए हैं, जो जांच की पारदर्शिता पर सीधा सवाल खड़ा करता है। नंद गोपाल राइस मिल्स करके है सिवनी में, जहाँ पर वो खाली हुए थे, जो उसके मालिक हैं वो भी आरोपी हैं, वर्तमान में फरार चल रहे हैं। पंजाब के रहने वाला सोनू जैन नाम का अभियुक्त है, जो कि जिसके लिए हमारी टीम लगातार तलाश कर रही, परंतु वो अभी प्रकरण में आरोपी है। और उससे रिलेटेड जो अभी ट्रांसपोर्टर गिरफ्तार हुआ था वही व्यक्ति था जिसके 18 ट्रक नंद गोपाल राइस मिल में चलते थे, और जितना भी एवीजे एग्रीको प्लांट के लिए निकलने वाला सामान जो यहाँ से नंद गोपाल तक गया था, जिसमें काफ़ी बड़ी संदिग्धता उसकी आई है, उसमें उसके सारे 18 ट्रक चलते थे, इसलिए उसको गिरफ्तार करके न्यायालय में पेश किया गया। सभी जो राइस मिलर्स इसमें शामिल थे उनको नोटिस दिए गए हैं, उनके आके स्टेटमेंट्स हो रहे हैं लोगों के। और मुझे लगता है कि जब एक बार स्टेटमेंट्स होंगे, किसी इंडिविजुअल स्पेसिफिक पर्सन का नाम लेना ठीक नहीं है, क्योंकि सभी को जब नोटिस दिए गए हैं, लीगल नोटिस दिए गए हैं, फॉर्मल चैनल से दिए गए हैं, वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ, लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ, उनके जो मैनेजर्स होते हैं, स्टॉक रिकॉर्ड्स के साथ, इनवर्ड आउटवर्ड रजिस्टर्स, जो उनके यहाँ पर वेइंग मशीन की पंजी रहती है, हर एफसीआई और जो हमारी ये मिलिंग इंडस्ट्रीज़ रहती हैं, इनके पास वेइंग का एक मैकेनिज्म रहता है जिसको ये लोग तौल काटा कहते हैं। उस तौल काटे में प्रॉपर रिकॉर्ड चढ़ता है, कौन सा ट्रक आया, उसमें क्या चीज़ थी, उसकी क्या क्वांटिटी थी, क्या क्वालिटी थी। तो उन रिकॉर्ड्स को लाके सबमिट भी कर रहे हैं, हमारी टीम उसको एनालाइज कर रही है, क्योंकि डेटा बहुत ज़्यादा है। आपको समझना पड़ेगा कि एक एक मिलिंग गोदाम में या एक एफसीआई गोदाम में काफ़ी हज़ारों टन स्टॉक रहता है। तो उन डेटा को एनालाइज करना, उसको समझना और उसको फिर एक मीनिंगफुल, उससे कॉम्प्रिहेंसिबल एनालिसिस निकलवाना कि ये अगर इधर गया होगा तो इसको किस प्रकार से मिसयूज़ किया होगा, तो उसमें थोड़ा समय लगता है। पर लगातार करीबन 30 लोगों की टीम है। आप देख रहे होंगे कि सुबह शाम 24 घंटे वो सारा डेटा इकट्ठा करने के बाद, लोगों से पूछताछ करने के बाद, मुझे लगता है कि 100 लोगों से अभी तक पूछताछ हुई। आखिरकार यह घोटाला हुआ क्यों? जवाब है सरकार की दोषपूर्ण नीति। एफसीआई ने एवीजे एथेनॉल प्लांट को बालाघाट के 4 गोदामों से 5,429 मीट्रिक टन चावल जारी किया, जिसकी कुल कीमत 12 करोड़ रुपए से अधिक है। सरकार एथेनॉल बनाने के लिए प्लांट्स को यह चावल 2320 रुपये प्रति क्विंटल की सस्ती दर पर देती है, लेकिन एथेनॉल प्लांट वाले इसे एथेनॉल बनाने की बजाय 2600 से 2800 रुपये में राइस मिलर्स को ब्लैक में बेच देते हैं और बैठे बिठाए 300 से 400 रुपये प्रति क्विंटल का मुनाफा कमाते हैं।
अब सवाल यह है, मिलर्स यह चावल क्यों खरीदते हैं? दरअसल सरकारी कस्टम मिलिंग नीति के तहत मिलर्स को 1 क्विंटल धान के बदले 67 किलो चावल एफसीआई में जमा करना होता है, लेकिन धान की खराब गुणवत्ता के कारण उन्हें सिर्फ 55 किलो चावल ही मिलता है। 10 से 12 किलो के इस भारी नुकसान की भरपाई के लिए मिलर्स यही ब्लैक का चावल खरीदते हैं और उसे कस्टम मिलिंग का बताकर वापस एफसीआई में जमा कर देते हैं। यानी कि सरकार का चावल सरकार को ही वापस बेचा जा रहा है। अब इस घोटाले का दायरा मध्य प्रदेश की सीमाओं को लांघ चुका है। छिंदवाड़ा के 12 वेयरहाउस मालिकों को नोटिस जारी हो चुके हैं, जिनमें से 6 के बयान भी दर्ज हो चुके हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के करीब 15 वेयरहाउस मालिक और मिलर्स जल्द ही एसआईटी की रडार पर आने वाले हैं। लेकिन पुलिस की कार्यप्रणाली पर कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। कानून के जानकारों का पूछना है कि चावल बेचने वाले यानी कि एथेनॉल प्लांट्स के संचालकों की जगह उसे खरीदने वाले ही क्यों मुख्य आरोपी बनाए गए हैं? क्या बेचने वाले पर पहले एफआईआर नहीं होनी चाहिए थी? और सबसे बड़ा सवाल, एफसीआई के वो अधिकारी जांच की आंच से कैसे बचे हुए हैं, जिनकी मिली भगत के बिना कस्टम मिलिंग में लाट पास हो ही नहीं सकते हैं। हमारा अभी जो इन्वेस्टिगेशन का एम्बिट है वो इस स्पेसिफिक इथेनॉल प्लांट के लिए कितना चावल बालाघाट से और अन्य गोदाम से निकला उससे रिलेटेड है। अगर इनके संबंध में कोई शिकायत रहेगी या इनके संबंध में कोई किसी को शिकायत देंगे तो उसके संबंध में भी जांच करेंगे। पर वर्तमान में हमारा फोकस, जो मैंने आपको बताया, हमें जो कंप्लेंट थी उसके साथ जो हमने जिस उसमें कर रहे हैं, क्योंकि ना ये हमारी लीगल पावर है, ना ये मैंडेट होना चाहिए कि हम जाके, जैसे मैंने आपको एक सिंपल एग्जांपल से बताया, अगर आपको एक दुकान में, एक ज्वेलरी की दुकान में अगर आपको खरा सोना नहीं मिल रहा तो ये नहीं कहा जा सकता कि जाके पुलिस सारे खरे सोने की दुकानों पे जाके ये करे। तो अगर कोई शिकायत मिलेगी या हमें ऐसा लगेगा कि भाई रिकॉर्ड्स की अपटेक में कुछ प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली जांच करेंगे। मतलब कोई भी जांच के दायरे से बाहर नहीं होता है। ये आपको समझना पड़ेगा कि एसआईटी बनाई इसलिए जाती है कि विभिन्न पहलुओं पे साइमल्टेनियसली जांच हो सके, क्योंकि इंडिविजुअल एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर उतना नहीं कर पाता। कई बार हमें एक्सपर्ट्स की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ये एम्बिट पूरी तरीके से हमारा नहीं होता। तो हमारे जो फूड एंड सप्लाईज डिपार्टमेंट है उनके द्वारा भी बहुत अच्छा सहयोग दिया जा रहा है। जब सरकार की नीतियां ही भ्रष्टाचार को संरक्षण देने लगे तो ऐसे घोटालों का पनपना तय है। यह साफ है कि यदि एथेनॉल प्लांट्स को पुराना या खराब चावल दिया जाता तो शायद मिलर्स इसकी हेरा फेरी नहीं कर पाते। हालांकि नीतियों में खामी होना चोरी को जायज नहीं ठहराता। अब देखना यह होगा कि क्या मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र में कांग्रेस के नेता सरकार की इस दोषपूर्ण नीति पर अपनी जुबान खोलेंगे। क्या सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश करेंगे या फिर हमेशा की तरह निचले स्तर के लोगों पर कार्रवाई करके घोटाले की इस फाइल को भी बंद कर दिया जाएगा? कैमरा सहयोगी कमल के साथ बीजीटी मीडिया के लिए बालाघाट से मैं यमलेश वंजारी।